नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय पंकज शर्मा सर। स्वागत और अभिनंदन। पंकज सर को तो सब जानते हैं, अपनी बेबाक टिप्पणी बेबाक राय रखने का एक जुनून है। कल कांग्रेस की रैली हुई, बड़ी तादाद में कांग्रेस के समर्थक दिल्ली में आए। सबके अपने अपने, अगर बात करें हम तो बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों की कल भीड़ थी। और इस भीड़ को देखकर पता नहीं क्या हुआ, हेडलाइंस कैसे बदली जाए, तो बीजेपी ने अपने जो 3 वर्ष से प्रतीक्षित अध्यक्ष की चर्चा थी वो तत्काल घोषणा कर दी। और लोग समझ भी नहीं पाए और हेडलाइंस ये बन गई कल के बीजेपी ने अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नियुक्ति कर दी। क्योंकि ये भीड़ का संदेश जनता के मध्य में चला जाए तो हम क्या बोले। और उसी में से एक क्लिप वायरल हो गई मोदी को लेकर, कांग्रेस के मंच से नहीं थी, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कही। तो सर जो ये रैली हुई, इस रैली को लेकर पहला कमेंट आपका जानना चाहेंगे, क्यों घबरा रही है भाजपा हो, चाहे वो शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर कोई अन्य बीजेपी का नेता हो। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने के बाद 5 लाख लोग अगर रामलीला मैदान में आ जाएं तो नींद कैसे आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि ये वोट चोरी का जो मसला है ये पूरे देश में घर घर तक लोगों के दिमाग में बैठ गया है। और दिल्ली में जो रामलीला मैदान में रैली हुई उससे ये संदेश और भी व्यापक हो गया है। और दूसरी ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये बात प्रचारित की जा रही है कि एसआईआर का न तो बिहार में कोई असर पड़ा है, न एसआईआर बाकी के किसी भी प्रदेश में कोई मुद्दा है। लेकिन ये जमीनी सच्चाई नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके मसले जीवंत हैं। लेकिन ये जो वोट चोरी का मसला है, ये जो मतदाता सूचियों में हेराफेरी का मसला है, ये जो हमारी मतदान प्रणाली पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह हैं उनका मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है चूंकि वो इस मुद्दे को छोड़कर पीछे हटने वाली नहीं है और इसको इसकी अंतिम परिणति तक ले जाएगी। और राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने जिस तरह कल भी कहा रामलीला मैदान की रैली में, और बार बार उन्होंने ये बात दोहराई है कि हम निर्वाचन आयुक्त अगर इसमें जिम्मेदार पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से चूकेंगे नहीं। जब कभी भी सल्तनत बदलेगी, जब कभी भी नई सरकार बनेगी तो कानूनों में जरूरी होगा तो पिछली तारीख से रद्दोबदल करके इन सब दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इससे जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का इससे परेशान होना लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है। सर अभी आपने कहा कि एसआईआर को लेकर बीजेपी, अभी तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 लाख वोट बीजेपी के काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो वो ये जानते थे कि अन्य राज्यों में असर पड़ेगा। अब सर नोएडा में 4 लाख वोट नहीं मिल रहे हैं, 4 से 5 लाख के बीच। गाजियाबाद में 4 से 5 लाख वोट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो वोट हैं जो बिहार में भी है, ये वो वोट हैं जो उत्तर प्रदेश में भी है, ये वो वोट हैं जो अन्य राज्यों में भी है, जो गाजियाबाद में रहने लगे, नोएडा में रहने लगे। तो सर ये वोट मिलेंगे कैसे? क्योंकि ऑलरेडी वो तो गांव का वोट संभालेंगे, वहां उनकी पैतृक संपत्ति है, यहाँ के कटेंगे। तो ये जो डबलिंग का खेल था ये कुछ हद तक क्लियर हो रहा है। तो अब क्यों बिलबिला रहे हैं? यूपी में कट रहे हैं तो क्यों बिलबिला रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं ना, देखिए ये इसमें मतदाता सूचियों में कई ऐसे वोट जरूर रहे हैं और हमेशा रहे हैं जो एक से ज्यादा जगह पर दर्ज हैं। और ये सफाई अगर हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए कि जब अपने वोट की बात आ रही है और लाखों वोट उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं तो कितनी बिलबिलाहट हो रही है। दूसरा इससे भी बड़ा मसला ये है कि इसको जिस तरह से लागू किया जा रहा है और जिस तरह लोगों में एक
डर का वातावरण बन गया है कि इससे उनकी नागरिकता पर तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा आने वाले समय में। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज अगर मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, मेरा नाम अगर मतदाता सूची से बाहर हो गया है, एक जगह से बाहर हो गया, दूसरी जगह दर्ज नहीं हो पा रहा, तो कहीं मेरी नागरिकता पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा और इससे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मसला ऐसा है, ये जो पूरे घर घर तक, जैसा मैंने कहा, पहुंच गया है। राहुल गांधी ने जो अपने 3 प्रेजेंटेशन दिए कि किस तरह से मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जाती है, और उन्होंने इस बात को करीब करीब साबित कर दिया कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, ये केंद्रीकृत तरीके से हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड है और इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन निर्वाचन आयोग इस मामले को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, जानबूझकर वो इसकी अनदेखी कर रहा है। 3 निर्वाचन आयुक्तों में से एक निर्वाचन आयुक्त इस मामले में अपनी लिखित में बाकायदा अपनी असहमति दर्ज भी करा चुके हैं निर्वाचन आयोग के सामने, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। हमारे जो पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं, उनमें से कई पूर्व निर्वाचन आयुक्त इस मामले की गंभीरता पर बार बार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मौजूदा निर्वाचन आयोग इसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। पूरी तरह सत्तारूढ़ दल के इशारे पर वो चल रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन आयोग नहीं है, वो इस देश का, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और राहुल गांधी ने चूंकि ये मसला उठाया है और लगातार उठाए रखने का संकल्प लिया है, तो इससे बेचैनी हो रही है, स्वाभाविक है। सर, आपने तो टीएन शेषन और मौजूदा ये 2-3 कार्यकाल सब आपने देखे, दोनों के कंपैरिजन क्या कहेंगे? फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। कोई तुलना ही नहीं है। देखिए, ये जो निर्वाचन आयोग पिछले कुछ वर्षों से, जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त आए, जितने भी निर्वाचन आयुक्त आए, और पूरा निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, वो तो पूरे देश के सामने है। इससे कहाँ देख, कोई निष्पक्षता है नहीं, कोई पारदर्शिता है नहीं, विपक्ष की कोई सुनवाई है नहीं, बिल्कुल मनमानी पूर्ण तरीके से काम हो रहा है। और हमने इसके पहले कभी किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस तरह विपक्ष के नेता के खिलाफ और प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ टिप्पणियां करते हुए न देखा न सुना। ये उनका काम है कि वो निष्पक्ष रहकर काम करें। वो कोई भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी करे, समझ में आता है, कांग्रेस पर, विपक्षी नेता पर, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने संवाददाता सम्मेलनों में जिस तरह की टिप्पणियां हमने उनकी देखी सुनी, वो तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। कभी ऐसा तो होता नहीं था। सर, बड़ा चर्चा है कि प्रशांत किशोर की बातचीत चल रही है कांग्रेस के नेताओं से। क्या 2029 की अब पहले से तैयारी है? जो बार बार ये सवाल उठता था कि कांग्रेस पिछड़ जाती है और बीजेपी 24 आवर चुनाव में रहती है। जैसे बिहार का खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने बंगाल का शुरू कर दिया, बंगाल का खत्म नहीं होगा वो केरल का कर देंगे। केरल में अभी एक जगह चुनाव जीत गए हैं तो मीडिया ने पूरा उसका मैनेजमेंट किया, जबकि यूडीएफ की बड़ी जीत हुई, उसको कहीं नहीं दर्शाया गया, उसकी कहीं नहीं अनदेखी की गई। तो सर, क्या कांग्रेस की वास्तविक प्रशांत किशोर से बातचीत होकर 2029 की तैयारी हो गई शुरू? देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रशांत किशोर पांडे जी की और प्रियंका गांधी जी की कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मिश्रा जी, कि 2029 के लिए कांग्रेस पार्टी को किसी प्रशांत किशोर पांडे की जरूरत नहीं है। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं पड़ेगी। ये उनको एक बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रतिभा को पिछले कुछ वर्षों में पेश करने का काम मीडिया में हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे वो प्रायोजित है, कैसे वो आयोजित है, वो सब लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर पांडे की अपनी प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी सफलताओं का जो दृश्य है, वो बिहार में सबने देख लिया है। और 2029 में सफलता के लिए कांग्रेस को प्रशांत किशोर जी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को जरूरत है अपने कैडर को एक्टिवेट करने की, उसको सक्रिय करने की। ये जो कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा है, इसको इस तरह से मजबूत करने की, जिससे कि 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस जा सके। प्रशांत किशोर जी की प्रियंका गांधी जी से अगर कोई बातचीत हुई भी है, जो मुझे नहीं पता कि हुई है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की या बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा 2021 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा भारी प्रस्ताव बनाकर दिया था कि ये किया जाना चाहिए, और वो कांग्रेस पार्टी में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने
वो प्रस्ताव दिया कि एक एम्पावर्ड ग्रुप का सदस्य बनकर वो आ जाएं और काम देखें, तो वो चीज उनको ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको करीब करीब दूसरे क्रम का दर्जा दिया जाए पार्टी में राहुल गांधी के बाद। तो उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह हैं। कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी पर कब्जा करने की उनकी इच्छा को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जैसे इतने पुराने राजनीतिक दल को, जिसमें इतने बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं, बहुत बड़े अनुभवी लोग जिस पार्टी में बैठे हैं और हर तरह का अनुभव रखने वाले लोग हैं, उनको किसी एक व्यक्ति की 2029 में चुनाव में सफलता के लिए जरूरत है। सर, मौजूदा परिस्थितियों में जो रैली में चारों तरफ से लोग आए, बाद में पुलिस प्रशासन ने भी टोका टाकी की, लेकिन इसके बावजूद जो सदन में आज हंगामा हुआ, जो सदन माफी मांगने की बात आई, ऐसी कई बार हमने देखा है कि सोनिया गांधी को लेकर अपशब्द कहे गए, राहुल गांधी को लेकर अपशब्द कहे गए, अपशब्दों के नारे लगे, सोशल मीडिया पर कई तरीके की पोस्टें भी वायरल हुई और उनके नेताओं के द्वारा हुई, खास करके उनके आईटी सेल के हेड के द्वारा भी, लेकिन कभी माफीनामे का जिक्र नहीं। आज क्यों? देखिए, संसद में क्या हो रहा है, संसद को किस तरह से अप्रासंगिक बना दिया है, किस तरह विपक्ष पर दमन करने के लिए संसदीय मंच का दुरुपयोग हो रहा है इतने वर्षों से, वो सब देख रहे हैं। इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से सिर्फ एक काम में लगी है, वो काम है कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना, और हो सके तो पूरी तरह विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना। तो उसके लिए वो हर मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये माफी मांगने की मांग करना, संसद में तरह तरह के हथकंडे अपना करके विपक्ष को दबाने की कोशिश करना, ये कोई नई नहीं है चीज। और इसको अब पूरे देश की जनता इसको अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कोई भी ऐसा संवैधानिक मंच नहीं है जिसका दुरुपयोग करने से सत्तारूढ़ दल पीछे हट रहा हो। संसदीय मंच हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, और बाकी संवैधानिक संस्थाएं हों जैसे निर्वाचन आयोग या कुछ। संसद में एक जमाने में जिस तरह से बहस होती थी, क्या अब उस तरह से बहस होती है? क्या विधेयकों पर कायदे से कोई चर्चा होती है उनको पारित करने के पहले? संसद आजकल मिलती कितने दिन के लिए है? संसदीय घंटे, जो कामकाज के घंटे हैं, वो लगातार कम हुए हैं 2014 के बाद से। अब तो संसद में विषयों पर चर्चा ही नहीं होती है, खाली वंदे मातरम, मतलब जब जो अपने एजेंडा चलाने हैं उन चीजों पर बहस होती है, और जो बुनियादी मसले हैं उन पर कभी बहस नहीं होती है। तो विपक्ष के लिए एक ये चुनौतीपूर्ण दौर है। लेकिन धीरे धीरे चूंकि देश में लोग जागरूक हो रहे हैं और उनकी समझ में आ गया है कि ये किस तरह के हथकंडे सत्तारूढ़ दल अपना रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय विपक्ष के लिए काफी अच्छा है, और सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। वो अपना अभी बैठे बैठे भले ये सोचते रहें कि देश की जनता कुछ नहीं समझ रही है, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है। सर, दिल्ली में प्रदूषण बड़ा ही मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए, इससे पहले राहुल गांधी के विदेश जाने की चर्चा थी तो बड़ा मीडिया में खबरें चली, नेता प्रतिपक्ष कैसे विदेश जा सकते हैं, सदन चल रहा है, अब नेता सदन जा रहे हैं। तो क्या सर ऐसे में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो बातें थी वो नेता सदन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सदन को सुचारू चला जाए, सदन में जो जिम्मेदारी भरी सवाल आए उनका जवाब दिया जाए? पर्यावरण पर बात हो, प्रदूषण पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, हेल्थ पर बात हो, सब स्ट्रक्चर गड़बड़ाया हुआ है, और सबसे बड़ा सर रुपया पर बात हो। उनके मंत्री तो कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू बढ़ रही है। अब हमें नहीं मालूम, मैं तो सर हमेशा मैथ का छात्र रहा, अगर रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है और हमारी करेंसी भी बहुत बुरी तरीके से गिरती है। लेकिन ये पहला हम बार सुन रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो देश की इज्जत आबरू सब कुछ बढ़ रही है। देखिए, यही नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो रुपए के गिरने पर किस तरह के भाषण दिया करते थे, किस तरह की बातें किया करते थे, सारे सोशल मीडिया में वो चीजें छाई हुई हैं। प्रदूषण का मसला जो है दिल्ली का, वो भी बहुत एक गंभीर मसला है, और इस मसले से निपटने में भी सरकार अपनी तरफ से कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रही है। रह गई बात राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हल्ला करने की, तो ये नई बात नहीं है। अब चूंकि राहुल गांधी को जर्मनी जाना है, वहाँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेने,
फिर शुरू कर दिया, हाय राहुल विदेश जा रहे हैं, हाय राहुल विदेश जा रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई भी तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा को लेके तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। प्रधानमंत्री को अगर आधिकारिक यात्राएं करने का हक है, तो विपक्ष के नेता को भी अपनी पार्टी के काम से यात्राएं करने का हक है। अब भारतीय जनता पार्टी की मान लें तो हम 350 विदेश यात्राएं कर चुके हैं राहुल गांधी, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। अमित भाई शाह ने 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में संसद में एक विधेयक पेश हुआ था, तो उस पर चर्चा के दौरान अमित भाई शाह ने कहा कि 2015 से 2019 के बीच 4 साल में राहुल ने 247 विदेश यात्राएं की हैं। अब किसी के गले ये बात उतरेगी क्या कि राहुल हर छठे दिन भारत से बाहर जाते रहते हैं? किसी के गले तो उतरेगी नहीं। नरेंद्र भाई मोदी 11 साल में अभी वापस आएंगे इस यात्रा से, ओमान की यात्रा से, तो 97 बार विदेश जा चुके होंगे, 97 बार, 79 देशों की धरती छू चुके होंगे और कुल मिलाकर 198 दिन भारत से बाहर रह चुके होंगे। अब ठीक है, प्रधानमंत्री हैं तो साल में अगर औसतन 9 बार विदेश जाते हैं हर साल, और हर साल करीब 18-20 दिन विदेशों में रहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। एक प्रधानमंत्री को ये करना भी चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष का नेता ये करता है तो उस पर बेकार के सवाल खड़े करना, बेकार की बातें खड़े करना, ये भी तो ठीक नहीं है। ये भी एक सोचने की बात है। सर, अंतिम सवाल है बस आपसे कि इस रैली के बाद क्या आम जनमानस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का जो ग्रुप है पूरा, वो अपनी छाप छोड़ पाया? नहीं, छाप तो छूटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की रेस्पेक्ट कमांड की है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद, वो तो मेरे हिसाब से अद्भुत है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से इन 10 वर्षों में अविचल रहते हुए, पूरी तरह अटल रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, वो भी अद्भुत है। एक बात बताइए, 2014 के बाद कुछ वर्ष तक, 4, 5, 6 साल तक किस तरह के भय का वातावरण था। राहुल गांधी उस भय से इस देश को बाहर निकाल कर लाए। उन्होंने जो यात्राएं की, उन्होंने जो डरो मत का नारा दिया, उससे देश में भय का वातावरण कम हुआ। तो मैं तो मानता हूं कि प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी की इस वक्त राजनीति में मौजूदगी ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा जो इन 10-11 साल में हो पाई, अगर राहुल गांधी न होते, आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि राहुल अनुपस्थित हैं इस पूरे दृश्य में, और विपक्ष का कोई और नेता है या कोई किसी और तरह का विपक्ष है, तो क्या हालत होती। ये राहुल गांधी हैं जिनसे नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह घबराते हैं। कोई और विपक्ष का नेता होता, कोई और कांग्रेस की तरफ से अगुवाई कर रहा होता, तो अब तक तो कब का घोल कर पी गए होते। तो जनमानस में राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का और प्रियंका गांधी का भी अपना एक स्थान बना है। और सोनिया गांधी ने भी जिस तरह से कांग्रेस को संभाला और चलाया, तो उनके प्रति भी एक आदर का जो अतिरिक्त भाव देश के जनमानस में है, वो भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी अंतर्निहित शक्ति है। आज भी वो बहुत बड़ी अंतर्निहित शक्ति है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि कांग्रेस के नेतृत्व में अपने आप को जनमानस में अच्छी तरह से बैठ एक बना ली है। चलिए सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।